आज के दिन कुछ बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जब जश्न मनाने निकले लोग सरकारी बदइंतजामी का शिकार बन जाते हैं, जब एक प्लेन क्रैश में 274 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और जब बिहार की सड़कों पर खून बह रहा है, तब हम अपनी सुरक्षा का भरोसा किससे मांगें? क्या सरकारें अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हैं या हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं जो हर रोज़ खराब हो रहा है? आज हम इन घटनाओं के पीछे का सच खोलेंगे और पूछेंगे जवाबदेही किसकी है। शो में विस्तार से बात करेंगे बेंगलुरु भगदड़ की। कर्नाटक सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सारी जिम्मेदारी आरसीबी पर डाल दी, लेकिन बात इतनी सीधी है नहीं। जानेंगे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्या सवाल उठे और विराट कोहली का एक वीडियो कैसे सारे सरकारी इंतजाम पर हावी बताया गया। ठीकरा फोड़ने के लिए सिरों की तलाश का दौर है। ऐसे में जिक्र अहमदाबाद प्लेन क्रैश का भी होगा। एक प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान ने दावा किया कि कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने विमान के फ्यूल स्विच कट ऑफ कर दिए। इस रिपोर्ट पर विवाद हो रहा है। एक और रिपोर्ट है जो विमान में तकनीकी खामी की तरफ इशारा कर रही है। एक नेताजी हैं जो बिहार में आपराधिक गतिविधियों को डाउनप्ले करने की कोशिश में लगे हैं। एक डीजीपी हैं जो अपराध, मौसम और किसान विशेषज्ञ बन गए हैं। एक और राज्य है, एक और डीजीपी हैं, पुलिसिया मुठभेड़ के आंकड़े बताए और बताया कि कितनी बार आरोपियों के पांव में गोली लगी। इसके अलावा कोरोना काल के चर्चित कीवर्ड मरकज और तबलीगी जमात का भी जिक्र होगा। जिन लोगों को सुपर स्प्रेडर बताया जा रहा था, उन्हें अब किस तरह की राहत मिली है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Bajaj Freedom, Sensodyne K and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। 3 जून 2025 की तारीख, 18 साल बाद आरसीबी ने पहला आईपीएल खिताब जीता। अगले दिन बेंगलुरु में हुआ जश्न। उसके पहले भगदड़ मची, 11 जाने गई। अब इसका पूरा दोष आरसीबी पर डाल दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट जमा की और वहीं पर यह दोषारोपण हुआ। पहले रिपोर्ट की जरूरी बातें जानते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर थी डीएनए कंपनी। इसकी तरफ से पुलिस को बस विक्ट्री परेड आयोजित करने की जानकारी दी गई थी। आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी, जबकि मंजूरी लेना 2009 के सिटी ऑर्डर के तहत अनिवार्य था। मंजूरी न लेने के बाद भी आरसीबी ने इवेंट को बढ़ा चढ़ाकर प्रमोट किया। 4 जून के दिन सोशल मीडिया पर इनविटेशन पोस्ट भी डाली गई। इनमें विराट कोहली की वीडियो अपील भी शामिल थी। इवेंट में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा थी। 4 जून को दोपहर 3:15 बजे ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक से एक और घोषणा की कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में पास के बिना एंट्री नहीं होगी। आरसीबी, डीएनए और केएससीए यानी कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के बीच सामंजस्य नहीं था। एंट्री गेट्स के देरी से खुलने और बद इंतजामी के चलते भगदड़ हुई। भगदड़ के बाद पुलिस ने कार्यक्रम को सीमित कर दिया ताकि हालात और न बिगड़े। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि हादसे के बाद उचित कदम उठाए गए। ये रिपोर्ट में दावा है। मजिस्ट्रेट और न्यायिक जांचें हुई, एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव गोविंद राज को सस्पेंड भी किया गया। इसके अलावा राज्य के इंटेलिजेंस चीफ हेमंत निम्बालकर का ट्रांसफर किया गया। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। कुल मिलाकर रिपोर्ट में कई सारी बातें हैं और सिद्धारमैया सरकार को पूरी तौर पर क्लीन चिट है। नेताओं ने कुछ नहीं किया। जो गड़बड़ी हुई वो आरसीबी की तरफ से हुई, पुलिस की तरफ से हुई, आदि इत्यादि। और ऐसा नहीं कि ये बातें नई हैं। भगदड़ के बाद जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था, तब भी सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की तरफ से इसी तरह की बातें कही गई थी। तब भी सवाल उठे थे और अब भी उठ रहे हैं। मसलन प्रतिपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड ने कहा, सरकार पहले तो जीत का क्रेडिट लेना चाहती थी, लेकिन अब आरसीबी और विराट कोहली पर ही जिम्मेदारी डाल रही है। और इस रिपोर्ट पर आरसीबी का रुख क्या है? अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन भगदड़ के बाद जब आरसीबी के खिलाफ एफआईआर हुई थी, तब टीम मैनेजमेंट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था और कहा था कि झूठा केस थोपा गया है। सोशल मीडिया पर साफ कहा गया था कि सीमित पास उपलब्ध हैं। इस रिपोर्ट के बारे में एक और जरूरी बात जान लीजिए। ये 12 जून को ही तैयार हो गई थी। तब कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा था कि वो इसे सीलबंद लिफाफे में जमा करना चाहते हैं।
एक महीने बाद यानी 12 जुलाई को कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश आया कि इसे सार्वजनिक करिए। ये कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला तो है नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा था कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से जांच पर असर पड़ सकता है, पर कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी और अब रिपोर्ट सबके सामने है, जिसमें सरकार ने सरकार को क्लीन चिट दे दी है। इसके साथ एक सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक सरकार अपना दोष आरसीबी, डीएनए और केएससीए पर मढ़ रही है? जवाब जानने के लिए सब कुछ शुरुआत से शुरू करते हैं। हुआ यूं कि 3 जून की आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद पूरा आरसीबी खेमा उत्साहित था। टीम मैनेजमेंट बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड निकालना चाहता था। न्यूज मिनट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी मैनेजमेंट ने कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन यानी केएससीए और राज्य सरकार से संपर्क किया। परेड निकालने की मौखिक मंजूरी मिल गई। बात पुलिस तक गई। पुलिस ने कहा कि पोस्टपोन करो, आगे बढ़ाओ, 4 तारीख को मत करो। लेकिन 4 जून की सुबह पुलिस से बिना परमिशन लिए आरसीबी ने विक्ट्री परेड के बारे में एक्स पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट को फोन किया, कहा कि मंजूरी नहीं है, लेकिन आरसीबी ने फ्री एंट्री अनाउंस कर दी है। पुलिस ने आरसीबी से कहा कि कम से कम रजिस्ट्रेशन तो कर लीजिए, वो भी नहीं हुआ। ध्यान रहे कि बेंगलुरु पुलिस हादसे के एक दिन पहले यानी 3 जून को ही पहले से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, क्योंकि जीत के बाद आरसीबी फैंस बेंगलुरु की सड़कों पर निकल पड़े थे और सुबह तक जाम के बीच वो आतिशबाजी कर रहे थे और सेलिब्रेशन कर रहे थे। होटल पब खचाखच भरे थे और फिर 4 जून को विक्ट्री परेड होने वाली थी। ऐसे में इंतज़ाम और पुख्ता होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस बंदोबस्त नहीं थे। पुलिस थकी हुई थी, अपर्याप्त थी, निर्देश स्पष्ट नहीं थे। फिर 4 जून की सुबह 7 बजे आरसीबी ने अपने एक्स हैंडल से एक और पोस्ट किया और लिखा, विधान सौध से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक परेड निकाली जाएगी। दोनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। इस पोस्ट के आने तक लोगों की ओवरनाइट पार्टी चली रही थी। फिर जानकारी आई कि आरसीबी ऑफिशियल्स कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सुबह 10:30 बजे मिलेंगे। तब तक बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने साफ कर दिया, विक्ट्री परेड निकालने की मंजूरी नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ 2 कार्यक्रम हो पाएंगे, पहला विधानसभा सौध में और स्वागत सत्कार और दूसरा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस बीच बेंगलुरु के लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगे। घड़ी में 3 बजे का वक्त, तभी आरसीबी ने एक और एक्स पोस्ट किया और लिखा 5 बजे विक्ट्री परेड होगी। हालांकि पोस्ट में फ्री विक्ट्री डे पास का भी जिक्र था और ब्रैकेट में लिमिटेड एंट्री का भी जिक्र था। इससे 1.5 घंटे पहले यानी करीब 1:30 बजे आरसीबी की टीम बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। ये एयरपोर्ट सिर्फ वीआईपीज के लिए चलता है। यहाँ से टीम रेस कोर्स रोड पर स्थित ताज वेस्ट एंड होटल पहुंची। इस बीच विक्ट्री परेड के कैंसिल होने की खबरें सोशल मीडिया पर तैरने लगीं, लेकिन लोगों का सड़कों पर जमा होना जारी रहा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि विधान सौध और चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भयंकर भीड़ जमा हो गई थी। लोग पेड़ों पर चढ़े थे, नाचते गाते। लोगों को बस एक ही चीज़ का इंतजार था कि कैसे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक मिले। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि बस का विधान सौध तक पहुँचना मुश्किल हो गया था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने ये सुनिश्चित किया कि बस वहाँ पहुँचे और जैसे ही विधानसभा पहुँचने के दृश्य सामने आए, ऐसा लगा कि पूरा शहर ही उस तरफ और चिन्नास्वामी स्टेडियम की तरफ बढ़ने लगा है। और यहीं से सामने आई किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन ना होने की बात। 4 जून के दिन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई व्यापक जानकारी साझा नहीं की गई, जिसमें अल्टरनेटिव रूट्स के बारे में बताया गया हो। सिर्फ 12 बजे एक छोटी सी एडवाइजरी जारी की गई। कहा गया कि दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक विधान सौध और चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्वागत सत्कार समारोह चलेगा। ऐसे में लोग मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करें। ये भी कि विक्ट्री परेड नहीं होगी। इस एडवाइजरी से ही पता चलता है कि बेंगलुरु पुलिस प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं था, ना किसी मीटिंग की खबर और बैरिकेड्स तो नदारद थे। विधान सौध में जैसे तैसे स्वागत सत्कार का कार्यक्रम हुआ, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में स्थिति बिगड़ गई। स्टेडियम में किस गेट है ये साफ नहीं था कि कौन से गेट खुले हैं। ऐसे में लोग इधर से उधर भागते रहे। फ्री पास को लेकर भी कन्फ्यूजन हुआ। बहुत सारे लोग स्टेडियम में घुस गए। एक सीट पर 3-3 लोग बैठे थे। ओपन बस विक्ट्री परेड के ना होने के कारण सब स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे ताकि क्रिकेटर्स को देख सकें। गेट पर जमा भीड़ को पुलिस वापस जाने के लिए कह रही थी। लोग पुलिस वालों पर कागज़ फेंक रहे थे जिनमें लिखा था हमारी मदद करिए, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। भगदड़ शुरू हो गई। डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट बताती है मंजर ये है कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं या उत्साह में। लोगों की चीख में एम्बुलेंस के सायरन तक की आवाज़ें दब चुकी थी। वहीं अंदर मौजूद फैंस को खबर ही नहीं थी कि बाहर ये सब हो रहा है। ये था चेन ऑफ इवेंट्स। अब बात जवाबदेही की। हादसे के बाद राज्य सरकार के आला नुमाइंदों के बयान आए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा अनुमान से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा उनका जाने का मन नहीं था, लेकिन अगर आप उनके एक्स हैंडल पर नज़र डालें तो पाएंगे कि उनसे ज़्यादा कोई उत्साहित था ही नहीं। कुछ ऐसा ही हाल
बाकी मंत्रियों के सोशल मीडिया हैंडल्स का भी था। यानी एक तरफ स्टेटस रिपोर्ट में आरसीबी की सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र है, लेकिन नीति नियंताओं की पोस्ट का जिक्र नहीं है। इसी तरह स्टेटस रिपोर्ट में उन तस्वीरों का भी जिक्र नहीं है जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार भी आरसीबी स्टार्स के साथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को ये ना पता हो कि फोटो किस एंगल से अच्छी आएगी और ये ना पता हो कि सड़कों पर क्या हाल है। इस पूरे विषय पर हमने 7 जून के अपने वीकली पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता नगरी में विस्तार से बात की थी। कर्नाटक की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत नाटू ने कर्नाटक सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे। सुनते हैं। आईपीएल जीतने के बाद आईपीएल टीम जब बेंगलुरु आई, जो सेलिब्रेशन का किया गया, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था। एक तरफ सिद्धरामैया जी का गुट चाहता था कि विधानसभा के स्टेप्स पर हमारा फोटो अपॉर्चुनिटी हो। डीके शिव कुमार जी को लगता था कि भाई आईपीएल के जो फैंस है वो सब यंगस्टर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव हो सकता है, तो मैं आईपीएल ट्रॉफी दूंगा, उसको चूमूंगा तो एक नया वोट बैंक मुझे मिलेगा। तो वो एयरपोर्ट भी जाते हैं, विधानसभा के स्टेप्स पे भी दिखाई देते हैं, चिन्नस्वामी स्टेडियम। अब सरकार कह रही है कि नहीं, केसीए ने और आरसीबी ने कोई परमिशन नहीं लिया था। कोई परमिशन नहीं लिया था तो बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप थे, आप चिन्नस्वामी स्टेडियम में कैसे गए? आप चाहते थे कि फोटो अपॉर्चुनिटी हो, आरसीबी के जीत के जश्न के साथ हम जुड़े, ठीक है, सबको अधिकार है, लेकिन सरकार का काम है इसका आयोजन ठीक ढंग से करना। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, संडे तक कर सकते थे, लेकिन नहीं। मुझे लगता है सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन बैंगलोर। ये मैं मॉब फ्रेंजी को इसका दोष नहीं देना चाहता सौरभ जी, ये मॉब फ्रेंजी का नहीं था। कर्नाटक सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कह रही है कि अनुमान से ज्यादा लोग जमा हो गए। इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई ने 7 जून के नेता नगरी में एक ज़रूरी सवाल पूछा था, यही कि जब राज्य में सोनिया गांधी या राहुल गांधी को आना होता है तब तो सारी तैयारी की जाती है, लेकिन ये सब जल्दबाजी में इसलिए किया गया क्योंकि विराट कोहली को विदेश निकलना था और सिद्धारमैया का भी दौरा था। I think it is ultimately this is a case of bad administration. जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन विफल हो जाती है, जब आप में वो ताकत नहीं होती ये कहने के लिए किसी प्राइवेट फ्रेंचाइज को सॉरी 4 दिन बाद आइए, विराट कोहली को कहिए प्लीज वेट टिल संडे, हम आपका सत्कार करना चाहते हैं लेकिन बुधवार को नहीं कर पाएंगे, हम संडे को कर पाएंगे। एक और जानकारी, हमने शो की शुरुआत में बताया था कि बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी को 4 जून की जगह 8 जून को इवेंट आयोजित करने की सलाह दी, लेकिन आरसीबी की तरफ से कहा गया कि तब तक उसके विदेशी खिलाड़ी जा चुके होंगे। यहाँ कुछ सवाल आरसीबी से भी पूछे जा सकते हैं। अगर बाद में इवेंट आयोजित हो जाता तो क्या बिगड़ जाता? क्या विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी लोगों की जान से ज़्यादा ज़रूरी थी? हालांकि बड़ा सवाल तो कर्नाटक सरकार से ही पूछा जाएगा। राज्य की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। भीड़ को कैसे मैनेज करना है, इवेंट कैसे आयोजित करना है, ये फैसले उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये कहकर तो पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम निहायत ही निरीह और मासूम हैं। सीधी सी बात है, अगर राज्य की पुलिस ने आरसीबी को मंजूरी नहीं दी थी तो ये बात राज्य सरकार को कैसे नहीं पता थी? आखिर में यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की लापरवाही का नतीजा क्रिकेट प्रेमी जनता को भुगतना पड़ा। जिम्मेदारी आरसीबी, डीएनए और केसीए मैनेजमेंट की भी है, इसलिए हमारी सलाह है कि जब आपको पता हो कि आपकी सरकार और प्रशासन सक्षम नहीं है, तब जब भी आप इतने बड़े आयोजन में जाने का फैसला लें तो स्वविवेक का इस्तेमाल करें। आपकी जान सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर है। पहली की बड़ी खबर को यहीं पर रोकते हैं और दूसरी का रुख करते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब बात एयर इंडिया प्लेन क्रैश की। 12 जून को हुए इस हादसे की जांच चल रही है। इससे जुड़ी बातें रिस के सामने आ रही। 17 जुलाई को 2 अखबारों ने जहां से जुड़ी कुछ बातें सामने रखी। अखबार है भारत का इंडियन एक्सप्रेस और अमेरिका का वॉल स्ट्रीट जर्नल। बैक स्टोरी हमें पता है। AIB की शुरुआती रिपोर्ट में मालूम चला कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए थे, जिससे फ्यूल की सप्लाई रुक गई। रिपोर्ट में सामने आया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने दूसरे से पूछा कट ऑफ क्यों किया, और जवाब मिला मैंने नहीं किया। AIB की रिपोर्ट से ये नहीं स्पष्ट था कि किस पायलट ने क्या कहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी, इस सवाल का जवाब मिलने का दावा किया गया। कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से
कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कैप्टन सुमित सब्बरवाल ने बंद किया था। रिपोर्ट के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर विमान उड़ा रहे थे और कैप्टन सब्बरवाल निगरानी कर रहे थे। क्लाइव विमान उड़ाने में बिजी थे और सब्बरवाल के पास स्विच को टच करने का मौका था। टेक ऑफ के बाद जब स्विच कट ऑफ की स्थिति में आ गया तो क्लाइव घबरा गए, जबकि सब्बरवाल शांत थे। यहीं क्लाइव ने सब्बरवाल से कट ऑफ क्यों किया पूछा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ये गलती से हुआ या जानबूझकर, यानी इस रिपोर्ट से भी निशाने पर विमान चलाने वाले हाथी आए। ऐसे में प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था। वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी FIP ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। FIP के अध्यक्ष CS रंधावा ने कहा कि WSJ की रिपोर्ट पायलटों को बदनाम कर रही है। हम पायलटों पर निशाना साधने का कड़ा विरोध करते हैं। अब बात इंडियन एक्सप्रेस में छपी जांच से जुड़ी रिपोर्ट की। इससे जो तथ्य सामने आए हैं वो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से काफ़ी अलग है। ये रिपोर्ट जांच में जुटे लोगों के हवाले से आई है। प्लेन के इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर सिस्टम में खराबी की जांच की बात करती है। बताया कि अब इस पहलू की गहराई से जांच की जा रही कि प्लेन में संभवतः कुछ अनकमांडेड एक्शन हुआ हो, यानी कि किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्लेन में कोई एक्शन खुद ही हुआ हो, कुछ ऐसा जिस पर पायलट का कंट्रोल ना रहा हो। प्लेन लंदन के लिए उड़ा था, उसके कुछ घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था। रिपोर्ट बताती है कि एक पायलट जिसने विमान को दिल्ली से अहमदाबाद तक उड़ाया था, उसने तकनीकी लॉग में स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर की खराबी नोट की थी। स्टेबलाइजर पोजीशन ट्रांसड्यूसर एक सेंसर है जो विमान की पिच यानी नोज के ऊपर नीचे होने की गति को नियंत्रित करता है। साथ ही ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में डेटा भेजता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पायलट जो इनपुट देता है विमान में उस पर सटीक प्रतिक्रिया हो। रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर ने बोइंग के नियमों के अनुसार इसे ठीक कर दिया था। रिपोर्ट में कुछ पिछली समस्याओं का भी जिक्र है। मसलन दिसंबर 2024 में इसी विमान में इलेक्ट्रिकल खराबी के कारण उड़ान रद्द हुई थी। साल 2015 में कैबिन एयर कंप्रेशर में खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। इसके अलावा पिछले 3 हफ्तों में 2 बार सिस्टम ने गलत अलार्म दिखाए थे, जिसमें एक बार फ्यूल सिस्टम की चेतावनी भी थी। हालांकि बाद में ये फर्जी निकला, गलत निकला। जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या FADEC यानी प्लेन के डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम ने गलत कमांड भेजा जिससे स्विच अपने आप बंद हो गए। रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि पायलटों ने स्विच को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन कम ऊंचाई के कारण प्लेन को बचाया नहीं जा सका। प्लेन के पिछले तकनीकी रिकॉर्ड्स की जाँच भी हो रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बार बार होने वाली इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर खामियों ने हादसे को ट्रिगर किया। ये थी दोनों रिपोर्ट्स। हादसे की असली वजह वक्त के साथ सामने आएगी। बस इतना याद रखें, वॉल स्ट्रीट एक अमरीकी अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन अमरीकी कंपनी के स्टेक्स बहुत हाई हैं और पायलट जो सफाई देने के लिए जिंदा नहीं हैं, उन पे इल्ज़ाम मढ़ना, जिनके पास हज़ारों घंटों का अनुभव है, एक आसान रास्ता है। अंग्रेजी में इसके लिए स्केपगोट शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अब सुर्खियों की बारी। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बिहार में हो रही आपराधिक गतिविधियों को डाउन प्ले करने की कोशिश की। बयान सुनिए। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है और आपसी विवाद के लिए घटनाएं होती हैं, हो सकती है, कहीं भी दुनिया में किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। ललन सिंह का बयान तब आया जब बिहार से लगातार अपराधों की खबरें आ रही हैं। हाल फिलहाल के कुछ मामलों पर नजर डालिए। राजधानी पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या, पटना में ही एक और उद्योगपति विक्रम झा की हत्या, पटना में पैरोल पर बाहर निकले एक कैदी की अस्पताल में गोली मारकर हत्या, मुजफ्फरपुर में 9 साल की दलित बच्ची की रेप के बाद हत्या, सुपौल में प्रिंस नाम के युवक की हत्या, आरोपियों ने शव के टुकड़े कर नदी में फेंक दिए, सासाराम में जेडीयू नेता राकेश कुमार के पिता पारसनाथ की बेरहमी से हत्या। ये कुछ मामले हैं। आप गूगल पर बिहार क्राइम कीवर्ड सर्च करेंगे तो इतनी खबरें आएंगी कि पढ़ते पढ़ते थक जाएं, लेकिन मंत्री जी इन्हें क्राइम मानते नहीं। उधर बिहार के डीजीपी विनय कुमार तो एक कदम आगे निकल गए, अपराधों की जिम्मेदारी मौसम पर डाल दी। एनडीटीवी से बातचीत में बोले, क्राइम की ज़्यादातर घटनाएं अप्रैल, मई और जून के महीनों में होती हैं। बारिश आने तक ये सिलसिला चलता रहता है क्योंकि किसानों के पास कोई और काम नहीं होता। तो बिहार के किसान फुर्सत में हैं, फसल काट ली, अब कुछ करने को है नहीं, लूडो वगैरह क्या ही खेलें, अंताक्षरी का समय बीत गया है, तो चलो कत्ल कर देते हैं, ऐसा डीजीपी का तर्क है। पर सवाल यही है कि क्राइम की घटनाओं को क्राइम नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिहार के लोग जब सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार इतनी निश्चिंत क्यों है? जवाब मिलने चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन सब लोग नीतीश कुमार की चुप्पी टूटने का इंतजार कर रहे हैं।
अगली सुर्खी, बात निमिषा प्रिया की। यमन में उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। 16 जुलाई को ऐसा होना था पर रुक गया। पीछे की कोशिशों को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, मामले में मंत्रालय ने कानूनी मदद दी है और परिवार की मदद के लिए एक वकील भी नियुक्त किया गया है। We are also in touch with local authorities as also the family members to resolve this issue. This included concerted efforts in recent few days to seek more time for the family of Miss Nimisha Priya to reach a mutually agreeable solution with the other party. The local authorities in Yemen have postponed carrying out her sentence. निमिषा प्रिया केरल के बलक्कड़ जिले की रहने वाली, करीब 1 दशक पहले यमन में नर्स का काम करने गई। उन्हें वहां के नागरिक तलाल एब्दो मेहदी की हत्या का दोषी पाया गया। आरोप, निमिषा ने मेहदी के पास जमा अपना पासपोर्ट पाने के लिए उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए, लेकिन ओवरडोज से मेहदी की मौत हो गई। वे 2017 से यमन की जेल में बंद हैं। उनके परिवार ने भारत सरकार से सक्रिय होने की गुहार लगाई थी। सरकार ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया था और इसके लिए सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार भी सामने आए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने तलाल एब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत की थी, जिसमें परिवार से माफ़ी के बदले ब्लड मनी स्वीकार करने की अपील की गई थी। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफ़ी दी जा सकती है, बशर्ते वो मृतक के परिवार को एक मोटी रकम मुआवजे के रूप में दे। ये रकम मृतक के परिजनों के साथ समझौते के तहत तय होती है। अगली सुर्खी तबलीगी जमात से जुड़ी है। निजामुद्दीन मरकज़ तबलीगी वाली हेडलाइंस आपको याद है। मार्च 2020 में तबलीगी जमात के लोग पर कोविड-19 फैलाने का आरोप लगा था। कहा गया कि तबलीगी जमात के सदस्यों ने 24 से 30 मार्च 2020 के बीच दिल्ली की मस्जिदों में विदेशी नागरिकों को ठहराया, जिससे महामारी फैलने का खतरा बढ़ा। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा मामला सुन रही थी। 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को उन्होंने खारिज कर दिया, यानी तबलीगी जमात के लोगों को राहत मिली है। मामले विदेशियों की मेज़बानी से जुड़े थे। कोर्ट ने माना कि इन मामलों में दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अगली सुर्खी यूपी में पुलिसिया मुठभेड़ से जुड़े आंकड़ों की है। यूपी के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कृष्णा ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। बताया कि इस दौरान पुलिस को आधुनिक हथियार मिले, बढ़िया ट्रेनिंग हुई और ये भी सकनीति अभियान के कारण यूपी अब भारत के सबसे सुरक्षित राज्यों में है दावा। इन बातों के आगे डीजीपी कृष्णा ने पिछले 8 वर्षों में मुठभेड़ से जुड़े आंकड़े सामने रखे। पुलिस ने 14,973 मुठभेड़ की, जिसमें 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 9,000 से ज़्यादा आरोपियों को पैर में गोली लगी, जबकि 238 अपराधी मारे गए। मेरठ जोन में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हुई। 7,969 अपराधी गिरफ्तार, 2,911 घायल। उसके बाद आगरा जोन, जहां 5,529 गिरफ्तार, 741 घायल। कमिश्नरेट क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा 1,983 गिरफ्तार, 1,180 घायल। ये डीजीपी के दावे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पांव पर गोली फुल प्रूफ रही। अब ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों को तय करना है कि वो इन आंकड़ों पर यकीन करते हैं या उनकी कोई और राय। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।